सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए शानदार तेजी आज लेकर आया। शॉर्ट कवरिंग के दम पे 17,500 को ब्रीच किया इंडेक्स ने और एक बढ़िया बढ़िया तेजी आज इंडेक्स में चौतरफा रही। हालांकि जो तेजी है वो एफ&ओ के स्टॉक्स में आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी कंपेरेटिवली कैश मार्केट के स्टॉक्स के, क्योंकि जो कैश मार्केट के ब्रॉडर बेस्ड स्टॉक्स हैं वो भले ही तेजी में थे लेकिन उतनी तेजी में नहीं थे जितने एफ&ओ के स्टॉक्स थे। तो मूड माहौल बढ़िया था, रुझान अच्छा था। 17,500 के ऊपर इंडेक्स ने एक अच्छे मूव भी दिखाए। 850 अंकों की तेजी रही निफ्टी बैंक के अंदर। मिड कैप इंडेक्स 200 अंक चढ़ा। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी रही, लेकिन चौतरफा खरीदारी जो थी इसमें थोड़ा सा बैकफुट पे आज कैश मार्केट के स्टॉक्स जरूर देखने को मिले। बाइंग थी पीएसयू बैंक्स में, बाइंग थी बैंक्स में, अदानी समूह के शेयर जो जोरदार तेजी में थे। इसके अलावा बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था सेलेक्टिव ऑटो में, सेलेक्टिव आईटी में, मिड कैप आईटी में, फर्टिलाइजर में, सेलेक्टिव सीमेंट में, जहां पर खरीदारी का दौर बनता दिखाई पड़ा। लेकिन आज सबसे बढ़िया तेजी तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट में थी। 5%, 5.5% का उछाल वहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अब सवाल जवाब का सिलसिला ही सीधे शुरू करता हूँ। मार्केट में तो हमें पता है कि आज बहुत बढ़िया तेजी आई थी, लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है अदानी बैक और या दिल्ली अभी दूर है। अनिल सर देखिए, जो मेरी सीमित जानकारी कहती है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कहती है, उसके हिसाब से कोई भी स्टॉक जब तक न्यूज़ फ्लोज में बना रहता है उसमें कुछ भी नहीं होता। वो तब तक सिर्फ न्यूज़ फ्लो का ही हिस्सा रहता है। आप शोर शराबे के बीच में कभी पैसा नहीं बना सकते। पैसा हमेशा शांति से बनता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब लाउड म्यूजिक था टुवर्ड्स नेगेटिविटी इन आईटी, तब आईटी ने बेस्ट परफॉर्म किया। आज किसी को भी नहीं अंदाजा था कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट 5% चल जाएगा, लेकिन वो चला क्योंकि किसी कहीं कुछ शॉर्ट्स थे ही नहीं, कोई सिस्टम में बात ही नहीं थी इसकी। आप सेक्टोरल अगर या साइक्लिकल मूव वाले शेयरों को छोड़ दीजिए, जो सिक्योलर चलते हैं उनमें आमतौर पे नॉइस के बीच में पैसा नहीं बनता। नॉइस की वजह से सिर्फ नॉइस होती है। सो डिपेंड करता है और न्यूज़ फ्लोज अभी बहुत हैं, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें। आज आप पॉजिटिव हो जाएं, कल नेगेटिव हो जाए, फिर परसों पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद नेगेटिव हो जाए, तो ये चलता ही रहेगा। तो बाजार में करीब करीब 6,990 शेयर और हैं। क्यों इन 10 शेयरों के पीछे ही सारी ताकत लगानी? उनमें चले जाइए, उनके वजह से जो नीचे आए हैं उनमें जा लिया। जो एसबीआई बेस्ट एग्जाम्पल था, आप उनमें चले जाते। सो लाइक वाइज आप कॉल लीजिए और अगर आपके पास ये पोजीशंस पड़ी हैं तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम कीजिए, क्योंकि आज भी मेरा सेंटेंस सेम ही है कि ये स्टॉक्स बियॉन्ड प्रॉफिट चले थे। तो बियॉन्ड प्रॉफिट जिस दिन फिर चलेंगे फिर बाजार इनको वही रास्ता दिखा देगा जो अब तक दिखाया है, क्योंकि कोई भी चीज़ बियॉन्ड प्रॉफिट नहीं चल सकती। चाहे कितने दिन भी वो चलेगी, थोड़े दिन बाद उसे एडजस्ट कर ही देगा बाजार। कोई ना कोई रीज़न आ जाएगा, रीज़न की चिंता मत करिए, वो आ ही जाएगा कोई ना कोई। लेकिन जब भी आएगा वो आपको वो दिखा ही देगा कि ये बियॉन्ड प्रॉफिट चल रहे थे। आप पेटीएम नायका को भी देख ही चुके हैं, जोमेटो को भी देख ही चुके हैं, अदानी को भी देख ही लिया। ऐसा कोई और स्टॉक भी आपके जहन में आ रहा हो तो वो भी कुछ ना कुछ अगर चल रहा है तो आ जाएगा नीचे बियॉन्ड प्रॉफिट, और अगर नहीं चल रहा है तो उसे बाजार ज़रूर पकड़ के उस लेवल तक ले आएगा जिस लेवल तक उसके प्रॉफिटेबिलिटी उसे अलाउ करती है लाना। ओके, आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू CDSL पेज इंडस्ट्री, इज इट गुड टाइम टू बाय दी स्टॉक्स? अर्पण सर देखिए, पेज इंडस्ट्री इज अ वेरी गुड कंपनी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसको 2007 जब इसका आईपीओ आया तब से ट्रैक कर रहा हूँ और 340 रुपये का शेयर होता था और तब से लेके अब तक ये कंपनी आज आपके सामने 50,000 रुपये पहुँच चुकी है। ये कंपनी वैसे लीडर है अपने स्पेस में। मतलब आपको ये बड़ी दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जॉकी का इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है ग्लोबली। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉकी का प्रोडक्ट इंडिया में इस्तेमाल होता है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, बट बिकॉज ऑफ द डिमांड। 140 करोड़ लोगों की आबादी एंड 60% मेल एंड फीमेल्स, तो उस तरह की डिमांड है स्ट्रॉन्ग। तो जब बड़ा देश है तो ऑब्वियसली डिमांड ही बड़ी होगी। तो ये अच्छी चीज़ है। और इस स्पेस का यानी कि इनरवेयर मार्केट का करीब करीब 30-40% ही ऑर्गेनाइज है, बाकी अनऑर्गेनाइज स्पेस में है। तो डिस्पाइट ये ऑर्गेनाइज में जैसे शिफ्ट होगा, डिमांड अभी भी रहेगी। ये हो गई एक पार्ट। एक कंसर्न जॉकी के साथ ये है कि पेज इंडस्ट्री के साथ ये है कि इसमें प्रमोटर स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर क्वार्टर बाय क्वार्टर बिक रहा है। तो ये कंसर्न जरूर है। अगर कोई बड़ा रीजन नहीं है तो आराम से आप एंटर कर सकते हैं। स्प्लिट बोनस आया नहीं है, इक्विटी छोटी है।
लेकिन प्रमोटर ऑफलोड कर रहे हैं तो स्टिक बाजार में इक्विटी आए जा रही है। आप अगर ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो एक आदित्य बिरला फैशन अच्छी कंपनी है इसी स्पेस में, वो भी इनरवेयर में है। आप बाकी प्रोडक्ट्स उनके देखेंगे तो भी उसके अंदर एक बुके और ग्रुप भी अच्छा है और आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो आप उसको भी एक विकल्प के तौर पे देख सकते हैं अगर आप इनरवेयर मार्केट को तलाश रहे हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा इस पूरी मार्केट में सब मोमेंटम बेस्ड स्टॉक हैं, उनके फंडामेंटल पे आप उस तरह से भरोसा नहीं कर सकते जैसे इन दोनों पर है। विच इज बेस्ट, हैप्पीएस्ट माइंड एंड टेक महिंद्रा? ऑब्वियसली टेक महिंद्रा पटेल साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब हैप्पीएस्ट माइंड खराब नहीं है लेकिन बहुत भागा हुआ शेयर है अभी भी, डिस्पाइट इतनी तेजी के और उसके बाद मंदी के और इतने समय तक सीमित दायरे के, ये स्टॉक फिर भी महंगी साइड पर है क्योंकि रूल वही है, थंब रूल एक ही है मार्केट का, 15 से 20% हर साल रिटर्न आना है। जो एक बार में 200% दे गया है, 150% दे गया, वो अगले कुछ सालों तक कुछ नहीं देगा, तभी जाके वो इस थंब रूल के अंदर फिट बैठेगा। और वो आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप बाजार को ही देख ली सकते हैं। मतलब पिछले साल 51%, पिछले साल का 4%, हो गया करीब करीब 26-27%, इस बार का 6-7% और जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा 15% वापस 3 साल के अंदर। तो थंब रूल तो वही रहने वाला है, आप जितना भी मतलब उसमें फेरबदल करने की कोशिश कर लीजिए। अब आप लकी हैं कि आपने पकड़ लिया नीचे और आपको एकदम से 100% गेन मिल गया और आप ऊपर निकल गए, तो बात अलग है, वो 1 ऑफ हो सकता है, 2 ऑफ हो सकता है, फ्यू टाइम्स हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। सो हमेशा का रूल सेम है। तो आपको इसीलिए टेक महिंद्रा बोल रहा हूँ क्योंकि वो एटलीस्ट इतना चला नहीं है, निफ्टी के एमंग वैल्यूएशन वाइज आईटी में सबसे सस्ते स्टॉक्स में शुमार है ये और विप्रो इक्विटी बहुत बड़ी है, टेक महिंद्रा की इक्विटी इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए आप एक बार उसको देख सकते हैं। कैच ये है कि इसमें आज एक इन्वेस्टर मीट भी है, उसका आउटकम आ जाए तो और अच्छा होगा आपके लिए। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ फॉर एलटी नहीं, लॉन्ग टर्म ही शायद पूछा आपने सर। इससे बेटर आप सौरभ सर किसी बड़े प्लेयर पे चले जाइए, नेशनल बेस प्लेयर। कृष्णा में लिमिटेड मोमेंटम तो आप गैदर कर सकते हैं, यानी कि ये शॉर्ट टर्म जो तेज़ी आती है, मीडियम टर्म मोमेंटम आता है, इसको तो आप पकड़ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मोमेंटम के लिए, लंबी तेज़ी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार को अपोलो ही इज़ द बेस्ट, लार्जेस्ट प्लेयर है। सेकंड लार्जेस्ट पे आप जाना चाहते हो तो फिर भी फोर्टिस है, वेदांत अच्छा नाम है, लेकिन वेदांत में इक्विटी सप्लाई आ सकती है क्योंकि आईपीओ का शेयर है, तो उसको अभी कुछ समय के लिए भूल जाए, ज़्यादा बेटर है, नीचे मिल जाए तो अच्छा है। और तीसरा नाम ऑब्वियसली बात आता है फिर मैक्स एंड फोर्टिस, क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म का सबसे बड़ा प्लेयर है वो मैक्स है। तो मैक्स के लिए, क्योंकि अगर आप कभी दिल्ली या दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे किस तरह के मेडिकल टूरिज्म इंडिया में होता है। इंडिया की मेडिकल टूरिज्म इज़ चीपेस्ट अमंग द वर्ल्ड। जो डॉक्टर मुझे जानते हैं, सुन पा रहे होंगे, वो ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे इसे, लेकिन फिर भी सीमित जानकारी मेरी ये कहती है कि मैक्स इज़ द बेस्ट प्लेयर अमंग ऑल। तो आप उसे देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में उनकी प्रेजेंस है, बाकी एरियाज़ में भी है, लेकिन पैन इंडिया प्रेजेंस के लिए अपोलो इज़ द बेस्ट। ये किम जिस कृष्णा की आप बात कर रहे हो, ये डायग्नोस्टिक में मेजरली हैं और साथ साथ लिमिटेड एरिया में इनके ऑपरेशंस हैं। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेना होगा। ओके, जीएनएफसी बाइंग प्राइस 705, अभी क्या करूं? होल्ड करिए सर। अल्पेश जी, कल ही ये गावा सर से मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अभी तो आप बने रहिए, कंपनी अच्छी है, साइडवेज रहेगा, लेकिन तेज़ी के बाद चला है। तो बाकी फर्टिलाइजर में मोमेंटम आता है ये गोइंग फॉरवर्ड गर्मी के सीज़न में और मानसून के नंबर से बाकी चीज़ों को देखकर, तो फिर ये भी रिदम पकड़ लेगा। ठीक कंपनी है, बस चला बहुत है, तो इसलिए थोड़ा ब्रीदर ले रहा है अभी। सुमित जी, आपका पोर्टफोलियो का अमाउंट तो ठीक है, जो भी है उससे मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या सेक्टर वाइज डाइवर्सिटी सही है? इन्होंने लिया हुआ है बजाज फाइनेंस, डीमार्ट, टाटा एलेक्सी, एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री। एक कॉमन चीज़ बता दूं सुमित जी आपको, आपके चारों स्टॉक में, कि आपने चारों वही स्टॉक लिए जो भागे हुए हैं। आपने शायद बाजार की तेज़ी को देखकर या शायद इन शेयरों की तेज़ी को देखकर आपको लगा कि ये बहुत बढ़िया कंपनी है इसलिए आप एंटर कर गए। इसमें कोई दो राय नहीं, कंपनियाँ ख़राब नहीं है, अच्छी हैं, लेकिन सब भागे हुए हैं। डीमार्ट, बजाज फाइनेंस, टाटा एलेक्सी और एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, तो ये चारों भागे हुए शेयर हैं। थोड़ा पेशेंस आपका ले सकते हैं, क्वालिटी वाइज कंसर्न नहीं है इनमें, लेकिन भागे हुए हैं तो थोड़ा आप अपना पेशेंस संभाल के रखिएगा अगर ये कहीं नीचे दिख जाए तो। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा और भी किया जा सकता है। एफएमसीजी आपके में नहीं है, आईटी में आपने 2 नाम रख लिए हैं, टाटा एलेक्सी और एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, और साथ साथ बैंक्स एक भी नहीं लिया। तो 2-3 नाम उसमें आपको और अच्छे अच्छे जोड़ने चाहिए। कोशिश ये करिएगा कि जहाँ शोर ना हो वहाँ पर ऐड करिएगा पोजीशंस, जहाँ कोई जिक्र ना कर रहा हो किसी स्टॉक की, और अच्छे स्टॉक की। अच्छी क्वालिटी बुरे समय पर और बुरी क्वालिटी किसी भी समय पर, इन दोनों चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा। अच्छी क्वालिटी बुरे समय पर ख़रीदना है और बुरी क्वालिटी किसी भी अच्छे समय पर बेच के निकलना है। तो ये 2 चीज़ें
आप हमेशा गांठ बांध के रखिएगा, चाहे बाजार में कोई भी सिचुएशन आए, यही दो चीज़ें काम आएंगी हमेशा। पीडीलाइट ट्यूब इन्वेस्टमेंट एस्ट्रल फॉर फ्रेश एंट्री। माँ शेरू साहब, पीडीलाइट ज़्यादा बेटर है, ट्यूब क्योंकि नया ऑल टाइम हाई काट रहा है, एस्ट्रल भी बहुत महंगा है, पीडीलाइट भी वैसे महंगा है, लेकिन अमंग तीन ये सबसे सस्ता है। तो एटलीस्ट एक बार को पीडीलाइट आप देख सकते हो। आज ही मैं डू यू नो बना के आया हूँ, उसके बारे में कुछ पढ़ना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो तो आप वहाँ पर सुन सकते हो। डू यू नो में बहुत सारी कहानी इसके बारे में मैंने बताई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट है केस में सर 58 इज द स्टॉप लॉस, उसको देखकर आप पोजीशन में अपनी बने रहें, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है, ऐसा लेवल है जो क्रूशियल है। अगर 59 टूटा, 59 69 नहीं 59 टूटा तो ये काफ़ी नीचे जा सकता है, वो आईपीओ प्राइस है, तो उसको नीचे तोड़ने के लिए तो इसलिए 58 स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। अगर वो स्टॉप लॉस चला गया तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। ओके, टाटा स्टील बाइंग 139, अभी एवरेज करूं या नहीं? सर साइक्लिकल है, आप कॉल ले सकते हैं इसके हिसाब से पटेल साहब। डबल डिजिट में एवरेज करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सेफर जोन होगा अभी एवरेज करने की बजाय, तो वेट एंड वॉच। आज का मोमेंटम को मत आप मोमेंटम काउंट करिए कि आज सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, तो फ्राइडे का दिन था, शॉर्ट कवरिंग आ गई इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मार्केट में भी है कि नहीं, वो सब कुछ नंबर्स पे डिपेंड करता है, गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो पिक एंड चूज करते रहिए वो स्टॉक जो आपको चाहिए थे लिस्ट में अपनी, और वो मिल रहे हैं तो आराम आराम से भरते रहिए, सही दाम पर मिल रहे हैं तो, और वेट करिए जब मौका आएगा उनका तो चल पड़ेंगे अपने आप, नहीं आएगा तो आराम से आपको और मौका देते रहेंगे एक्यूमुलेट करने का। टेक महिंद्रा पे हम बात कर चुके, इसके अलावा आता है बिरला सॉफ्ट, इंडस टावर, बंधन बैंक। इंडस टावर, बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट, तीनों ही कॉज ऑफ कंसर्न है फिलहाल तो। इनमें भी अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं ऑर्डर वाइज तो बिरला, बंधन एंड इंडस, इंडस वुड बी द लास्ट वन। इसमें मोमेंटम मिले तीनों में ही तो आप थोड़ा थोड़ा लेकर निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। मतलब अपने एपेटाइट के हिसाब से आप इनमें कॉल लीजिएगा, एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली कि आपका जितना रिस्क एपेटाइट हो, क्योंकि मैं ये मतलब कंपनियां ख़राब नहीं हैं, बैंक्स भी ख़राब नहीं हैं, बट ये मोमेंटम में ज़्यादा चलते हैं, तो मोमेंटम मिल जाए तो आप निकल जाइए। लॉन्ग टर्म स्टोरी सस्टेनेबिलिटी के लिए हमेशा मैं लीडर इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि उसमें पैसा खोने का चांसेस कम होता है छोटी शेयरों के कंपैरिजन में। तो अगर आप पैसा बना नहीं पाए, इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, पैसा बचा ले गए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पैसा बचा लीजिए लार्ज कैप के साथ रह के। मिड कैप और स्मॉल कैप में आप तब एंटर करिए जब आपके पास एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी लार्ज कैप इकट्ठी हो जाए। अगर आपने बहुत सारा एशियन पेंट भर लिया है तो आप जाइए पीडीलाइट में, या बहुत सारा पीडीलाइट ही भर लिया तो आप जाइए बर्जर पेंट्स में। इस तरह से आप उसे कैटेगराइज करिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हे वायर में आप जाके कुछ भी ले सकते हैं, आपको हर चीज़ के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। आप नहीं करेंगे, सिस्टम अपने आप आपको फॉलो करवा देगा। बाजार में हर चीज़ अपने हिसाब से हो ही जाएगी एंड में। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं कुछ समय के लिए, थोड़ी देर बाद वो थक जाते हैं, स्लो भागने वाला आगे निकल जाता है। तो लाइक वाइज आपको कॉल लेनी होगी, आप कितना भी पैनिक मचा लीजिए, होना वही है जो आराम आराम से होता आया है। सो अकॉर्डिंगली आप वेट एंड वॉच और ठीक स्टॉक के साथ चुनाव रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और टाइटन बायोटेक अवॉइड, पुनीत जी, तेजी मिले निकल जाए बेटर है, और टाइटन बायोटेक की जगह टाइटन में जाएं या बायोकॉन में जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। अलग अलग दोनों को चुन सकते हैं, दोनों के वैल्यूएशन वैसे महंगे हैं, लेकिन फिर भी टाइटन बायोटेक से बेटर एटलीस्ट टाइटन भी है और बायोकॉन भी है, तो आप उन दोनों को चुन लीजिए, ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ टाइटन बायोटेक। सेल से 10% लॉस में निकलते हैं, आईटी बैंक में ट्रांसफ़र करें क्या? लक्ष्मण जी देखिए, एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने अपना पैसा किसी स्टॉक में लगाया है जो किसी से उधार लेकर नहीं लगाया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी पैसा लगाया है वो एक बिजनेस पे लगाया है। आपने देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के कुछ शेयर लिए, आप उसके शेयर धारक बन गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउटराइटली उसमें बेट कर रहे हैं उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी में कुछ आएगा नहीं। सेल में कोई खराबी नहीं है, और इसलिए कि सेल नीचे आ गया और आप आईटी और बैंक ले लें, क्या पता कल को आईटी और बैंक उसके बाद नीचे आ जाए, फिर आपको और लॉस होगा। सो इंस्टेड सेल के इन्वेस्टमेंट को सेल की जगह रहने दीजिए, उसको मुनाफा मिले थोड़ा बहुत निकल जाए, लॉस खत्म हो जाए तब निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, या डिविडेंड आ जाएगा उसमें तो इनफैक्ट। उसके अलावा आप नया इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो अपनी चुनाव के हिसाब से, अपने एपेटाइट के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किसी बढ़िया सेक्टर में कर लीजिए। मिड कैप मतलब मेटल हमेशा से साइक्लिकल है, कमोडिटी बेस्ड कोई भी सेक्टर साइक्लिकल ही रहेगा। कोई भी आप चाहे शुगर में चले जाएं, चाहे चाय में चले जाएं, चीनी, कॉफ़ी, रबर,
मेटल, क्रूड, ये सब साइक्लिकल होते हैं या किसी कमोडिटी बेस्ड हैं। जैसे वो कमोडिटी मूव करेगी ये सब मूव कर जाएंगे। इनसे रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हैं जो भी साइक्लिकल होती हैं, मिसाल तौर पे ऑटो एंड एफएमसीजी, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं होता कि कंजम्पशन ड्रिवन है वो, तो उनमें इतना इफेक्ट नहीं आएगा। उनमें कमोडिटीज़ का एक हिस्सा आता है, पेंट एंड ऑल पे, एविएशन एंड ऑल पे, लेकिन उनमें डिमांड परमानेंटली रहती है। तो डिमांड है लेकिन इनपुट कॉस्ट उनकी कमोडिटी के ऊपर चलती है। ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही कमोडिटी में चल रहे हैं। जैसे शुगर बिकेगी, शुगर की खपत के हिसाब से, फसल के हिसाब से सरकार ने बंद कर दिया कि नहीं एक्सपोर्ट करना, तो डोमेस्टिक डिमांड को ही पूरा करो, तो सप्लाई आ गई ना, रियलाइजेशन खत्म हो गए। लाइकवाइज चीनी की फसल खराब या शुगर चाय की फसल खराब, रबड़ की फसल खराब, उससे इफेक्ट पड़ता है बहुत सारा। तो उनको आप साइक्लिकली ट्रीट करिए, उनमें आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एसआईपी मत करिए। जिनमें आपको एक परमानेंट डिमांड दिख रही है, एफएमसीजी, आईटी, बैंक्स, फार्मा, उनको आप परमानेंट एसआईपी के तौर पे देख सकते हो। बट अगेन एक ही केविएट है कि आपकी कंपनी शुड बी क्वालिटी। कुछ नहीं समझ में आता तो लार्ज कैप में रहिए, कुछ नहीं समझ में आता तो निफ्टी 50 की क्वालिटी कंपनियों में जो सबसे बड़ी मार्केट कैप होल्ड करती हैं उनके साथ बने रहिए। ओके, भारत फोर्ज एंड जोमेटो में क्या करें? भारत फोर्ज में सर फिर भी आप एक बार को बने सकते हैं, जोमेटो में तो तेजी में निकल जाए। और अगर आप दोनों में ही मोमेंटम प्लेयर है, आपको रिस्क एपेटाइट है, तो आप दोनों में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से जहाँ प्रॉफिट नहीं वहाँ कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं। तो भारत फोर्ज में प्रॉफिट है, वहाँ पर डिविडेंड भी है, लेकिन जोमेटो में कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है। तो अगर ये शेयर नहीं चला तो आपको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। तो चल गया तो बात अलग है, लेकिन नहीं चलता तो डिविडेंड बहुत काम आता है। और बिलीव मी, विद टाइम अगर आप डिविडेंड को ही खाली प्ले करेंगे, यानी वो उन कंपनियों में रहेंगे जहाँ डिविडेंड रेगुलर आता है, तो जब तक आपके 10 साल पूरे होंगे आपके डिविडेंड से उनकी शेयरों की कॉस्ट पूरी कर देगा। जिसमें कोल इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। 2010 में आईपीओ आया, आज तक वो शेयर अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर रेयर केस में गया है, शायद शुरू में गया था, उसके बाद तो गया भी नहीं, लेकिन आज तक किसी भी शेयर होल्डर को उसमें लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने डिविडेंड इतना दे दिया कि उस डिविडेंड से उस सबकी कॉस्ट फ्री कर चुका है। सो आप कॉल उस हिसाब से लीजिए कि आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डिविडेंड इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा स्टील बात कर चुके। मुथूट, सौरभ सर, नंबर ठीक है इनके, लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े सबड्यूट थे। कंपनी के गोल्ड रिजर्व में भी कमी आई है, वो उन्होंने बात मेंशन भी की थी कि जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से उनका गोल्ड रिजर्व कम हुआ है। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से रियलाइजेशन बेटर है, लॉस लोन उनको होता नहीं, और सबसे अच्छी चीज़ ये शेयर हायर लेवल से टूटा हुआ है। तो मैंने ये सवाल उनसे पूछा भी था कि आपका शेयर 40% 50% टूट चुका है, तो क्या किसी रिटेल निवेशक को लेना चाहिए? तो बोले अगर आप लंबी अवधि पे हम पर भरोसा करते हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। खुद उन्होंने कहा था, आप सुन सकते हैं। तो कंपनी अच्छी है, आप बने रहिए, नीचे के दाम पे आप आराम से एवरेज भी करिए, 900, 950, 800 रुपये की रेंज में एवरेज भी कर सकते हैं आप इसमें। केपीआई एनर्जी, मोहसिन सर, अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो ही इस शेयर को रखिएगा। जहाँ पे ऑडिटर इशू हो, जहाँ पर नंबर्स इशू हो, और जहाँ बाकी इश्यूज आ रहे हों, उस तरह की कंपनी में मैं किसी को भी फंसने की सलाह नहीं दे सकता, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ओके, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, पुनीत सर, ये तो वो वेदांता वाली कंपनी बन गई ना शायद। इलेक्ट्रो स्टील, स्टील थी कास्टिंग थी, मैं मिस कर रहा हूँ। मतलब स्टील मर्ज हुई थी, कास्टिंग मर्ज हुई थी, किसी एक में कोई कंपनी इनकी मर्ज हुई है वेदांता के साथ, तो इसलिए भी कुछ टिप्पणी करना मुश्किल है कि कैसे ये बनेगा। बट नंबर वन देखें, सो आई एम सॉरी टू से दैट, इसके बारे में कुछ भी। बजाज फिनसर्व और एसआईपी, घुशाल साहब ठीक है, वो न्यूज़ फ्लो भी अच्छे हैं, बट कंसोलिडेशन लंबा चलेगा क्योंकि वो इन्होंने म्यूचुअल वो एडजस्टमेंट दिया है। तो एडजस्टमेंट के बाद हर शेयर थोड़े समय के लिए एक रेंज में चला जाता है, जब वो रेंज से निकल आएगा उसके बाद कोई कॉल लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एसआईपी के लिए आपके पास कुछ शेयर अपने आप बोलते हैं कि वो एसआईपी कर लो उनमें, तो जो शेयर अपने आप बोल रही हैं उनमें एसआईपी कर लो, उनको कर लो। आप क्यों इतना उसमें लोड ले रहे हो? एक्सपेरिमेंट करने के बजाय कुछ ट्रेडिशनल स्टॉक भी कभी कभी रख लेने चाहिए। एलआईसी बेवकूफ़ नहीं है कि उसके 90% पोर्टफोलियो में आईटीसी, एलएनटी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एचयूएल एंड ऑल क्लास है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दे आर द बेस्ट, और ये हमेशा ही बेस्ट रहेंगे विद टाइम। सो आप कुछ हिस्सा या बड़ा हिस्सा उसका रखो, बाकी आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, कोई इशू नहीं उसके साथ। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हिस्सा लिया कार्यक्रम में। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।
दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं।